गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 15 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र वैसे तो सभी जानते हैं कि कंकाल का मतलब होता है कि हमारे बॉडी को ढांचा जो प्रदान करता है, यानी कि जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है एक निश्चित आकार के अंदर हमको दिखाई देता है। अब कंकाल को अगर सही शब्दों में समझा जाए तो कंकाल तंत्र अस्थियों और अस्थियों का बना हुआ एक समूह होता है, जिसमें सर से लेकर पैर तक बहुत सारी अस्थियां हैं जो कि आपस में मिलकर एक ढांचे का निर्माण करती हैं, जिसके ऊपर अगर देखा जाए तो जो हमारा शरीर है वो पूरा एक निश्चित आकार एवं आकृति को लिए हुए बना हुआ दिखाई देता है। यानी कि कंकाल तंत्र को हम हमारे शरीर की बुनियाद भी कह सकते हैं या एक ऐसा ढांचा कहा जा सकता है जो कि हमारे शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। अगर बिना कंकाल के देखा जाए, यानी कि बिना अस्थियों के देखा जाए, तो हमारे शरीर का कोई भी आकार निश्चित नहीं रहेगा और हमारा शरीर जो है बेडोल हो जाएगा, उसको जिसे किसी भी आकार में घुमाकर मरोड़कर फेंका जा सकता है या किसी भी आकार में बदला जा सकता है। तो यही जो कंकाल है, जो उसको कहा जाए तो ये हमारे शरीर को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान कर रहा है, यानी कि हमारे शरीर की बनावट जो बनी हुई है वो इसी कंकाल तंत्र पर निर्भर करती है। शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। शरीर से जैसे चर्म और मांसपेशियों के हटा दिया जाए तो केवल जो एक हड्डियों का ढांचा बचता है, उस ढांचे को अगर देखा जाए तो कंकाल तंत्र कहा जाता है। जिसे अगर ध्यानपूर्वक देखें तो बहुत सारे अस्थियों का एक पिंजरा बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें खोपड़ी, गर्दन, मुख, फेफड़े, हमारा जो हमारे पैर वगैरह जो है, हाथ वगैरह, इनकी विभिन्न तरह की अस्थियां जुड़कर एक पूरे अस्थि पंजर का निर्माण करती हैं, जिसको हम अस्थि कंकाल कह सकते हैं। ये अस्थियां ही अगर देखा जाए तो हमारे शरीर को आधारशिला है और ये विभिन्न आकार प्रकार की होती है। कंकाल को अगर देखा जाए तो दो मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो कंकाल का भाग है वो है अक्षीय भाग। अक्षीय भाग अगर देखें तो ये शरीर के अनुलंब भाग के अक्ष पर होता है, यानी कि इसके अंतर्गत करोटी और खोपड़ी कशेरुक दंड जो होते हैं, और उसके अलावा उरोस्थि जो होती है, पसलियाँ जो है वो इसके अंतर्गत आती है, जो कि हमारे शरीर को एक मजबूत आकार प्रदान कर रही है। दूसरा जो आता है वो है अनुबंधी भाग। अनुबंधी भाग अगर देखें तो ये दो जोड़ी हाथ, दो जोड़ी पैर की अस्थियों तथा मेखलाओं के द्वारा जो बने हुए रहते हैं, और पैरों की अस्थियां हिप बोन से जुड़ी हुई रहती हैं। हाथ की अस्थियां देखी जाए तो हमारे स्कैपुला से जुड़ी हुई रहती है या अंश मेखला से जुड़ी हुई दिखाई देती है, यानी कि जो दो जोड़ी हाथ की और दो जोड़ी पैर की अस्थियां हैं वो अनुबंधी भाग के अंदर आती है। उसके अलावा हमारे खोपड़ी का, हमारे फेफड़ों का और जो हमारे धड़ का जो दूसरा भाग है, उसके अलावा हमारे जो कशेरुकाएँ हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो सारी अक्षीय भाग के अंतर्गत आती हैं। अस्थियों की रचना और अगर बनावट के आधार पर देखें तो अस्थि शरीर का सबसे मजबूत कठोर ऊतक कहा गया है, क्योंकि यही हमारे शरीर को देखें तो एक निश्चित आकार एवं आकृति को प्रदान करती हैं, साथ ही हमारे शरीर को एक मजबूती प्रदान करती हैं। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं पदार्थों की प्रतिशत जो है अगर देखा जाए तो कुछ अलग रहता है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो 35% तक जगह देखा जाए तो पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत ओसिन, ओसियो एल्बुमिन और तथा ओशियो मुकोइड जो होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि 35% तो सिर्फ कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर के कंकाल में पाए जाते हैं। दूसरा आता है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ अगर देखा जाए तो 45% तक पाया जाता है। इसमें अगर देखें तो कैल्शियम तथा फास्फोरस जो लवण है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कि हमारे हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब अगर देखा जाए तो रचना के आधार पर अस्थियों को दो भागों में बांटा गया है।
रचना के आधार पर देखिए तो अस्थियां दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली अस्थि आती है ठोस अस्थि, दूसरी अस्थि है इसमें स्पंजी अस्थि। ठोस अस्थियां जिनको सहंत अस्थि भी कहा जा सकता है, ये अस्थियां आप अगर देखा जाए तो आपस में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और हमारी खुली आंखों से अगर हम देखें या नग्न आंखों से डायरेक्ट अगर हम उस चीज़ को देखते हैं तो देखने पर ये बिल्कुल ठोस और बिल्कुल अगर देखी जाए तो सख्त दिखाई देती है, जो कि हमारे शरीर को आवरण बनाए रखने के साथ साथ सुरक्षा का कार्य भी करती हैं। इसके अलावा ये जो अस्थियां है पेरिओस्टियम से ढकी हुई रहती है और इन्हीं पेरिओस्टियम से अगर देखें तो मांसपेशियां व टेंडेंस जो होते हैं वो जुड़े होते हैं और यह अस्थि को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वह अस्थि के टूट जाने पर अगर देखा जाए तो वापस उसको जोड़ने का कार्य भी यही करते हैं। इसमें बहुत सारी हेवर्स नलिकाएं उपस्थित रहती है जो कि अपना अलग से कार्य करती रहती हैं। दूसरी अस्थि आती है स्पंजी अस्थि। स्पंजी अस्थि या इसको सुषिर अस्थि भी कहा जा सकता है। स्पंजी अस्थि चपटी अस्थियों के बीच में पाई जाती हैं, जो कि ये थोड़ी सी स्पंज के समान सॉफ्ट रहती है, मुलायम अस्थियां हैं। यहाँ अस्थियों का कैल्सिफिकेशन कम होता है। जिन अस्थियों का कैल्सिफिकेशन अधिक होता है वे अस्थियां मजबूत होती है और सख्त रहती है, लेकिन जिनमें कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया कम रहती है वे अस्थियां अगर देखा जाए तो कोमल रहती हैं। इसमें लाल अस्थि मज्जा अधिक पाए जाते हैं और मज्जा गुहा का अगर देखा जाए तो अंत स्तर एंडोस्टियम जो है वो कहलाता है और वो इसी के अंदर पाया जाता है। अस्थि मज्जा वैसे बोन मेरो को अगर समझे तो अस्थियों के बीच में खोखली जो होती है अस्थियां हमारी, उन खोखली अस्थियों के बीच में जो एक भाग पाया जाता है उसको मज्जा गुहा कहते हैं और इसी मज्जा गुहा में जो वसीय ऊतक भरा रहता है, जो कि अगर देखा जाए तो ये वसीय ऊतक जो है उसे जिसे अस्थि मज्जा का नाम दिया गया है, यानी कि यही वसीय ऊतक अस्थि मज्जा कहलाता है। अस्थि मज्जा देखी जाए तो दो प्रकार की होती है, लाल एवं पीली। अस्थि के सिरों की मज्जा रक्त वाहिनियों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण जो है वो लाल होती हैं और जिनमें अस्थि मज्जा में अगर रक्त वाहिनियों का अभाव होता है वे पीले रंग की रहती हैं। अस्थि मज्जा के अगर कार्य देखें तो अस्थि मज्जा जो है वो क्या कार्य करती है, जैसे हमारे शरीर में अस्थि मज्जा का यह भ्रूण में अगर देखें तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। भ्रूण के अंदर लाल रक्त कण का निर्माण करती हैं। यह मेगा कैरियोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के विकास में भी अपनी जो सहायता है वो प्रदान करती हैं। यह श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी कि WBC के निर्माण में सहायक हैं। उसके अलावा हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश भी यही अस्थि मज्जा करती है, यानी कि इनकी संख्या को नियमित एवं नियंत्रित रखती हैं। RBC की संख्या नियमित व नियंत्रित रखती हैं। अस्थि के प्रकार देखा जाए तो अस्थियां विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं, जिसमें कहीं कहीं कोमल अस्थियां पाई जाती हैं, जिन्हें अगर देखें तो उपास्थि कहते हैं, और जो कि दृढ़ रूप में होती हैं उनको अस्थि कहा जाता है। तो अस्थि के प्रकार अगर देखा जाए, पहली आती है लंबी अस्थि, दूसरी आती है छोटी अस्थि,
तीसरी आती है अनिश्चित या बेडोल अस्थियां। और जो फोर्थ आती है वो है चपटी अस्थि। और अगर फिफ्थ देखें तो सेस्मोइड अस्थियां हैं। तो 5 तरह की अस्थियां अगर देखी जाए तो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले लंबी अस्थि, दूसरी छोटी अस्थि, तीसरी अनिश्चित अस्थि, और फोर्थ है चपटी अस्थि, और फिफ्थ है सेस्मोइड अस्थि। तो ये कुछ अस्थियों के प्रकार हैं। इसके बाद आता है कंकाल के कार्य, यानी कि कंकाल हमारे शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करता है। तो कंकाल अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर को, सबसे पहला जो कंकाल का कार्य है वो है हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करना, यानी कि हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य और उसको ठोस आकार प्रदान करने का जो कार्य है वो करता है। अगर देखा जाए तो कंकाल, जो कि हमारे शरीर को विभिन्न चोटों, दबावों आदि से सुरक्षा करता है। दूसरा आता है अस्थियों से ही मांसपेशियों और टेंडन जो होते हैं जुड़े हुए रहते हैं। यह शरीर के कोमल अंगों को कवच प्रदान करता है, जैसे कि कंकाल है वो एक सुरक्षात्मक आवरण बना रहा है ताकि जो कोमल अंग है जैसे कि हृदय हैं, फेफड़े हैं हमारे, जो हमारा पाचन तंत्र है हमारे, तो उन सभी की रक्षा करता है, ताकि मस्तिष्क है, ताकि कोई भी सीधा चोट या आघात जो है उन अंगों तक ना पहुँचे। यह शरीर के विभिन्न भागों को गति प्रदान करता है, यानी कि जो हम चलने फिरने, हाथों को घुमाने, मोड़ने, किसी भी सामान को उठाने या चलना फिरना, कोई भी जो कार्य है हम वो करते हैं वो अस्थियों में गति के कारण होता है। तो ये जो गति है अगर देखा जाए तो वो कंकाल के माध्यम से ही जो है वो हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इस यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि हमारे शरीर को अगर गति प्रदान करने का कार्य जो है वो भी कंकाल के माध्यम से ही किया जाता है, ताकि हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य कर सके और शरीर को विभिन्न आकार, यानी कि विभिन्न कार्य के अनुसार शरीर को विभिन्न तरीके से उसके शरीर में बदलाव लाया जा सके, या आकृति में हमारे शरीर को अगर बदलना है तो उसको बदला जा सकता है। शरीर के विभिन्न भागों को जो गति है वो भी अगर देखा जाए तो कंकाल के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है, यानी कि हमारे शरीर के कार्य करने की जो गति है वो सारा कंकाल के माध्यम से ही निर्भर होती है। अब अगर देखिए अक्षीय कंकाल, तो मानव कंकाल में वैसे तो 206 हड्डियां जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ऐसा देखा जाए तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 पाई जाती हैं, जो कि कुल अस्थियों की संख्या है, जिनमें से अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां, अनुबंधी कंकाल में 12 होती हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो कुल जो अस्थियां हैं 80 + 126 वगैरह ये सभी मिलाकर कुल अस्थियां होती हैं 206। और अक्षीय कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी या फिर करोटी कशेरुक दंड जो हैं और उरोस्थि पसलियां वगैरह जो हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे पहला अगर देखें तो खोपड़ी जो है हमारे कशेरुक दंड यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी जो है उसके शीर्ष पर पाई जाती है, और ये अंडाकार होती है, जो कि मस्तिष्क को जो है एक तरीके से अगर देखें तो पूरी तरीके से ढके रहती हैं। इसका अग्रभाग खोपड़ी का नुकीला रहता है और जो पश्च भाग है वो थोड़ा चौड़ा रहता है। खोपड़ी को मुख्यतः अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, कपाल की अस्थियों के रूप में और दूसरा है आनन की अस्थियों के रूप में। खोपड़ी में सबसे पहला आता है कपाल की अस्थियां, दूसरा आता है आनन या चेहरे की अस्थि जिसको कह सकते हैं,
कपाल की अस्थियां जो कि हमारे कपाल भाग में पाई जाती है, मस्तिष्क खोल भी जिसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को जो है वो घेरे रहती हैं। यह 8 अस्थियों के मिलने से बनता है। इनकी जो कुल संख्या है वो है 8 अस्थियां। कुल हमारे जो कपाल की अस्थियों में जो संख्या रहती है 8 होती हैं। ये अस्थियां आपस में अगर देखें तो चपटी होती है, बेडोल होती हैं, और खोपड़ी में अगर ये अस्थियां देखें तो टेढ़ी मेढ़ी आरी के दांत जैसी और रचनाओं के समान से जुड़ी हुई रहती है। यानी कि अगर देखा जाए तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं रहता है। इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के खोल के माध्यम से दूसरों को साथ में जोड़ कर रहती हैं, और ये अस्थियां आपस में एक दूसरे के साथ फिट रहती हैं। यह मजबूती से लग सके और इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनकी संरचना जो है इस तरीके से पाई जाती है। दूसरा अगर देखें तो मस्तिष्क का खोल या जो कपाल है उसमें ही दिमाग और इसका मेनिजेंस जो है वो सेरेब्रल जो वाहिका है वो उसके अंदर सुरक्षित रहती है। और मस्तिष्क खोल में अस्थियों की संख्या जो है अगर देखा जाए तो खोपड़ी के पीछे की अस्थियां सबसे पहला खोपड़ी के पीछे की अस्थियां होती हैं एक। फिर आती है इसमें तितली जैसी अस्थि, इनकी भी संख्या रहती है एक। उसके बाद आती है कनपट्टी वाली अस्थि, इनकी संख्या भी रहती है एक। जैसे कि कनपट्टी में दोनों और अगर एक और एक यानी कि 2 पाई जाती हैं ये। फिर आता है अगल बगल वाली अस्थि, तो इनकी अगर संख्या देखा जाए तो इनकी संख्या भी रहती है 2। उसके बाद आती है चलनीदार अस्थि, इनकी संख्या रहती है 1। और उसके बाद आती है ललाट अस्थि, ललाटा अस्थि को अगर देखा जाए तो इनकी संख्या रहती है 1। यानी कि कुल मिलाकर अस्थियों की संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो कुल अस्थि संख्या हो गई 8। आनन की अगर अस्थियां देखी जाए तो सबसे पहला आता है हमारा चेहरे वाला भाग। चेहरे वाले भाग में कंकाल की जो कुल अस्थियां हैं वो रहती हैं 14, जिससे हमारा जो चेहरा है वो मिलकर बना रहता है। चेहरे में पाई जाती है 14 में। इनके मिलने से जो हमारा चेहरा है उसका निर्माण होता है खोपड़ी के ठीक नीचे, और आगे की और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है हमारे चेहरे वाला हिस्सा, और ये इसके आगे की ओर स्थित रहता है। चेहरे में ही ललाट अस्थि होती है। ललाट अस्थि यानी कि जो हमारे चेहरे का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है वो ललाट अस्थि है। अस्थि संख्या के आधार पर इसको भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो गाल की अस्थि आती है। गाल के अस्थियों की संख्या अगर देखा जाए तो वो रहती है 2। उसके बाद में आती है ऊपरी जबड़े की अस्थि, जिनकी संख्या अगर देखें तो इनके जबड़े की अस्थि भी पाई जाती है 2। फिर आती है नासा अस्थि। नासा अस्थि अगर देखा जाए तो इनकी संख्या रहती है 2। फिर आती है आंसुबली अस्थियां, आंसुबली अस्थियां के अंतर्गत जो संख्या रहती है वो भी है 2।
और फिर आती है वोमर। वोमर के बाद में आता है तालू की अस्थियां। और तालू के बाद में आती है भीतरी नाक की अस्थि। भीतरी नाक की अस्थि के बाद आती है निचले जबड़े की अस्थि। जिसमें निचले जबड़े की अस्थियां अगर देखी जाए तो उनकी संख्या रहती है 2। उसके बाद आता है भीतरी नाक की अस्थि, तो जिनकी संख्या भी रहती है 2। तालू की अस्थि जिनकी संख्या देखी जाए तो तालू की अस्थि की संख्या रहती है 1। तो वो, और उसके बाद आता है वॉमर की अस्थि, तो वॉमर की अस्थि की संख्या भी रहती है 1। कुल मिला के देखा जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 और 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि कुल संख्या इनकी हो जाती है 14। अस्थि और उपास्थि में अगर अंतर देखा जाए तो अस्थियां जो हैं बाहर से कड़ी रहती हैं और भीतर से अगर देखी जाए तो छिद्रदार होती है, यानी कि उनके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। जबकि उपास्थि है कड़ी होती है लेकिन लचीली भी होती है, इसमें कोई भी छिद्र जो है वो नहीं पाए जाते हैं। अस्थियों में अगर देखा जाए तो बाहर से हल्की गुलाबी होती हैं और अंदर से अगर देखा जाए तो गहरी लाल रंग की ये पाई जाती हैं। जबकि उपास्थि जो है यह सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग की होती हैं। अस्थियां हमारे संपूर्ण शरीर में पाई जाती हैं और यह शरीर को एक आकार और ढांचा प्रदान करने का कार्य करती है। जबकि उपास्थि को अगर देखा जाए तो यह निश्चित जगहों में ही पाई जाती हैं, जो कि अस्थियों की संधियों के मध्य में पाई जाती हैं। अस्थि और संधि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो अस्थियों को जोड़ने वाला जो बीच का तल होता है वो होता है संधि, और इस संधि स्थलों पर जो है उपास्थियां कहीं कहीं स्थानों पर पाई जाती हैं। यह विभिन्न अगर देखा जाए अस्थि जो है विभिन्न नाजुक अंगों को, जैसे कि हमारा फेफड़ा है, गर्भाशय है, हृदय है, इन सभी को एक आवरण प्रदान करती है और उनकी सुरक्षा करती है। जबकि अगर देखा जाए उपास्थि स्वयं नाजुक अंगों के निर्माण में सहायता करने का कार्य करती हैं, जैसे कि कान का जो पल्लव वाला भाग है, नाक का ऊपरी हिस्सा है जो कि उपास्थियों का बना होता है। पल्लव वाला भाग यानी कि जो हमारा कान हम आसानी से ऊपरी हिस्से से मोड़ सकते हैं, नाक का आगे वाला हिस्सा जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, सॉफ्ट रहता है, वो सारे अगर देखें तो उपास्थि के बने हुए रहते हैं। अस्थि अगर देखी जाए तो काफ़ी मजबूत और कठोर होती हैं, और जबकि उपास्थि जो है उतनी ही ज़्यादा लचीली होती है और आसानी से मुड़ सकती है। अस्थि जो है उपास्थियों में कभी नहीं बदलती, यानी कि हमेशा कठोर ही बनी रहती हैं। जबकि उपास्थियां जो है वो एक कुछ समय तक ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें कैल्शियम का जमाव होता है वैसे वैसे इनमें जमाव होने की वजह से ये उपास्थियां वापस हड्डियों में बदल जाती हैं। जिसका उदाहरण अगर देखें तो नवजात शिशु का शरीर जो होता है जन्म के समय काफ़ी कोमल होता है, जो कि कुछ समय के पश्चात में धीरे धीरे जैसे उनके शरीर में कैल्शियम वगैरह का जमाव होता है, वैसे ही वे उनका शरीर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो है कड़ा होने लगता है, मजबूत होने लगता है और उपास्थियों से अस्थियों में बदल जाता है। नवजात शिशु में जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, जिसमें हम कहते हैं इधर वाला जो हिस्सा अगर देखा जाए बच्चे का तालू जिसको कहा जाता है, कि ज़्यादातर बचपन में हमने सुना होगा कि बच्चे का तालू जो है वो कच्चा है तो इसके इधर हाथ नहीं देना चाहिए। तो यही तालू जो है एक समय के पश्चात जब उसमें कैल्शियम का जमा होता है तो वो खोपड़ी में इधर वाला हिस्सा जो है कठोर हो जाता है और कड़ा हो जाता है। तो ये एक देखा जाए तो उपास्थि से अस्थि में बदलने का ही एक उदाहरण है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आता है दांत। दांत के बारे में तो वैसे सभी जानते हैं कि दांत हमारे शरीर में मुख वाले हिस्से में पाए जाते हैं, जो भी अस्थियों के बने होते हैं। ये जो अस्थियां हैं कठोर अस्थियां होती हैं, जिनमें अगर देखें तो दांत भी कई तरह के होते हैं, लेकिन इनका कार्य भी जो है उनकी बनावट के आधार पर पाया जाता है। वैसे अगर नॉर्मली जाने सभी कहते हैं दांत का कार्य होता है चबाना और किसी भी चीज़ को कुतरना, फाड़ने का कार्य करना, है ना। वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम मुख में जाती है तो उसको पीसने, काटने, चबाने का और टुकड़ों में बदलने का कार्य करते हैं।
दांत अगर भोजन को काटता है वह उसको पीसकर महीन कणों में बदल दिया है और उसके साथ ही हमारे मुख में एक पानी जैसा समान द्रव निकलता है जिसको हम कहते हैं लार। उस लार के साथ में उस भोजन को मिला देता है और उस भोजन को बहुत ही पतला और लुगदीदार बना देता है जिसको बहुत ही आसानी से पचाया जा सकता है। तो ये कार्य होता है दांत का। मनुष्य में अगर देखे जाए तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें अगर सबसे पहला देखा जाए तो जिसमें काटने वाले दांत, दूसरे रहते हैं इसमें फाड़ने वाले दांत, तीसरा इसमें आता है कूटने, फाड़ने और पीसने वाले दांत, और फोर्थ अगर इसमें देखा जाए तो वो है पीसने वाले दांत। तो दांत अगर देखे जाए तो ये भी 4 तरीके के इनके नाम हैं। च्यवर्णक, दूसरे जो दांत हैं वो हैं प्रच्यवर्णक, तीसरा आते हैं रदनक, और जो फोर्थ आते हैं वो है कृंतक दांत। तो ये दांतों के प्रकार हैं। दांतों का अगर विकास और बनावट देखें तो दांतों का विकास जन्म काल से ही होने लगता है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें शरीर में दांत बने हुए होते हैं लेकिन वो मसूड़ों के भीतर होते हैं। जैसे जैसे बच्चा परिपक्व अवस्था की ओर पहुंचता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, शारीरिक रूप से मजबूत होता है, और बच्चा जैसे 9 से 10 माह की अवस्था में आने लगता है तो उसके शरीर में 3 से 4 दांत जो हैं हम आसानी से देख सकते हैं जो कि मसूड़ों से बाहर निकल आते हैं। लेकिन उसके शरीर में जो दांतों की बनावट है वो मसूड़ों के अंदर पहले से ही विद्यमान रहती हैं। निचले जबड़े के दांत पहले निकलते हैं तो दांतों के आकार में विभिन्नताएं देखी जाती हैं, परंतु मूल संरचना में अगर कोई विशेष अंतर नहीं होता है। और प्रत्येक दांतों को मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें दंत शिखर, दंत ग्रीवा और दंत मूल दांतों की जो बनावट है दांतों की बनावट अगर देखा जाए तो सबसे पहला आता है दंत शिखर, दूसरा आता है दंत ग्रीवा और तीसरा है दंत मूल। दंत शिखर मसूड़ों के बाहर दिखाई देते हैं, यानी कि ऊपर की ओर पाए जाते हैं, जो कि सफ़ेद और चमकदार होते हैं। दंत मूल जो है वो जबड़ों में पाई जाती है। मूल यानी कि जो नस के रूप में है जबड़े के अंदर, और दंत शिखर जबड़े के बाहर। और दांतों को स्थिर रखने का जो कार्य है अगर देखा जाए तो ये करता है। और दंत शिखर और दंत मूल के बीच वाले भाग को अगर देखा जाए, यानी कि जो हमारा दांत है, दांत की जो बनावट अगर देखी जाए तो इस तरीके से रहती है। इसमें जो ये हिस्सा रहता है तो ये दंत मूल है, ये दंत शिखर हैं, और ये बीच वाला हिस्सा जो है वो ग्रीवा का रहता है, जो कि दोनों के बीच में पाई जाती है। दांतों के बीच का भाग खोखला होता है, जिसे दंत गुहा भी कहा जा सकता है। दांतों में खोड़र होना, वैसे तो सभी जानते हैं कि दांत जब हम कहते हैं कि काला दाग हो गया है, उसमें खड्डा हो गया है, जब दर्द करना शुरू हो जाता है तो कहा जाता है कि दांतों में खोड़र हो गया है। खोड़र अगर देखा जाए तो वो होता है मीठा खाने या फिर दांतों में कैविटी होने की वजह से। दांत जब सड़ जाता है तो उसको कहा जाता है कि दांतों में खोड़र हो गया है, गड्ढा हो गया है, तो उसे डेंटल कैरीज भी कहा जा सकता है। खोड़र के द्वारा अगर देखा जाए तो हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं डेंटाइन तक जो पहुंचकर दांतों को उसमें दंत शूल उत्पन्न कर देते हैं, जिसको कहा जाता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो दांतों में एक झंझनाहट सी होती है या चुभन होती है,
तो वही दंत शूल है जो कि हमको दर्द के रूप में महसूस होती हैं। कई बार जिसमें खोड़र होते हैं तो दंत से अगर देखा जाए तो दांतों के माध्यम से मुख से दुर्गंध भी आने लगती हैं, और दुर्गंध जो होती हैं वो लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। और यह अगर इसका समय पर अगर इलाज ना किया जाए तो दंत खोड़र अधिक बढ़ सकते हैं। और दंत खोड़र होने के अगर कारण देखे जाए तो खासकर मीठा खाने से या समय पर ब्रश ना करने से, ठंडा खाने पर, ठंडे के ऊपर पानी पीने पर या गर्म के ऊपर ठंडा खाने पर, ऐसी हरकतें रखने पर हो सकता है। ज़्यादातर चॉकलेटें खाने पर, मिठाई खाने पर हो सकता है। तो इसके उपचार के लिए अगर देखा जाए तो नियमित रूप से किसी भी व्यक्ति को 2 समय ब्रश करना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए और दांतों की सफाई जो है नियमित रूप से करनी चाहिए, वरना कैविटी बढ़ जाती है और दांतों में खोड़र हो जाता है। तो आज जो हमने पढ़ा वो था कंकाल के बारे में और दांतों की संरचना के बारे में। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।